हेलो दोस्तों, वेलकम टू केकेसी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जय प्रक्रम टॉपिक के 65 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने वो क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि वृक्क। दोस्तों, वृक्क को हम लोग इंग्लिश में किडनी कहते हैं, और किडनी का हमारे शरीर में मुख्य कार्य ये होता है कि जितने भी हमारे शरीर में विषाक्त यानी कि विषैले या हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उनको ये क्या करती है, मूत्र के मार्ग से शरीर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हृदय किस थैली नुमा आवरण में सुरक्षित रहता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि पेरिकार्डियम थैली में हमारा जो हृदय है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन होता है, यह प्रक्रम होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह प्रक्रम दोस्तों कहाँ पे होता है? तो यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है, जिसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, अपचयन संबंधित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अपचयन दोस्तों किससे संबंधित होगा? तो श्वसन से संबंधित है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5वां है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला दिखाई देता है। दोस्तों, यूरोक्रोम क्या है? एक पिगमेंट है, एक वर्णक है, जिसके कारण मूत्र का रंग हल्का पीला दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि स्टोमेटा में। दोस्तों, स्टोमेटा को हिंदी में हम लोग रंध्र कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का एक भाग है जो संबंधित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है पाइरुवेट अम्ल। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव आमाशय यानी कि पेट में होता है। तो दोस्तों, घुमा भी सकता है क्वेश्चन, वो कहेगा आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पौधों में जल की हानि से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि रंध्र, जिसको दोस्तों हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा जो है पौधों में जल की हानि के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि न्यूरॉन। दोस्तों, मानव में उत्सर्जन तंत्र का इसमें से भाग कौन सा नहीं है? तो न्यूरॉन नहीं है। न्यूरॉन दोस्तों किसका भाग है? तो तंत्रिका तंत्र का भाग है। इसमें कौन कौन से बचे हैं? वृक्क यानी कि किडनी उत्सर्जन तंत्र का भाग है, वृक्काणु, वोमेन संपुट, ये हमारे उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन एक विषमपोषी जीव है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि फफूंदी।
दोस्तों फफूंदी इसमें से क्या है, विषमपोषी जीव है। विषमपोषी जीव उसे कहते हैं जो दूसरे के ऊपर निर्भर रह के अपना भोजन तैयार करते हैं। ओके दोस्तों, अब बाकी जो इसमें बचे हैं, हरी घास है, आम का पेड़ है, केले का पौधा है, ये सब स्वापोषी जीव हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, फुफ्फुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि फेफड़ों में फुफ्फुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग चलते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी घटनाएं प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटित होती हैं। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। पहली घटना है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। दूसरी घटना, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। तीसरी है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ओके दोस्तों, ये 3 घटनाएं आपको जरूर याद रखना है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो घटित होती हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्लोरोफिल आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ये हृदय के भाग होते हैं। हृदय को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं, तो हृदय के ये भाग होते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि यकृत में। दोस्तों पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि पित्त रस जमा यानी कि स्टोर कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होगा, तो पित्ताशय में स्टोर होता है। ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, जमा कहाँ होगा, तो पित्ताशय में जमा होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तचाप होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि कितना होता है, 120/80 होता है। दोस्तों यहाँ पे शब्द आया रक्तचाप। रक्तचाप का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं बीपी। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का बीपी 80 से नीचे चला जाए और अगर किसी व्यक्ति का बीपी 120 से ऊपर चला जाता है, तो 80 से नीचे जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर, और 120 से ऊपर जाएगा उसको बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। तो जब किसी व्यक्ति का मान लीजिए बीपी कम हो गया है, 80 से नीचे चला गया है, तो उसको हमको नमक का घोल देना चाहिए। ओके दोस्तों, ताकि हमारा जो बीपी है वो बढ़ जाए। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति का बीपी 120 से ऊपर चला गया है, तो उसको हमको मीठा खिलाना चाहिए ताकि उसका बीपी जो है घट जाए। ओके दोस्तों, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ATP को जाना जाता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ATP कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानी जाती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि मुख से होती है। दोस्तों मुख में बहुत सी लार ग्रंथियाँ होती हैं और लार ग्रंथियों से टाइलिन एंजाइम रिलीज होता है और वहीं से दोस्तों भोजन के पाचन की शुरुआत होती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं श्वसन। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, रक्त में प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या होता है।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि विभिन्न पदार्थों का परिवहन करना। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। रक्त में प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है? तो विभिन्न पदार्थों का परिवहन करना। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है, जो कि हीमोग्लोबिन ब्लड के आरबीसी में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्लोएम का कार्य होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना। ओके दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ पौधों में पत्तियां भोजन बनाती हैं, तो ये फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से भोजन ले करके पूरे पेड़ में फैलाता है, यानी कि पूरे पेड़ को देता है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन में भाग लेती है वो है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि वृक्काणु, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। तो गुर्दे की सबसे छोटी इकाई जो उत्सर्जन में भाग लेती है उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश संश्लेषण के मुख्य उत्पाद कौन से हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के मुख्य उत्पाद हैं। क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, रक्त दाब मापा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा। क्या बोलेंगे? स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जरूरत पड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की। इसके बाद है दूसरे नंबर पे जल, तीसरे नंबर पे है क्लोरोफिल और चौथे नंबर पे सूर्य का प्रकाश। दोस्तों इन चार चीज़ों की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जो कि उन्हें स्वपोषी जीव भी कहते हैं। ओके दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पौधों में जाइलम का कार्य है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि जल का परिवहन करना। ये दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों जाइलम में ही जल छुपा है। देखिए जा और ला, जाइलम में ही जल छुपा है। तो इससे बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या होगा, कि जड़ से पानी को ले जाकर के तने और पत्तियों को देना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मुख्य कार्य क्या हैं। पहला कार्य है भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना, यानी कि जो भी हम भोजन करते हैं तो उसको ये क्या करता है, अम्लीय माध्यम में बदल देता है। दूसरा कार्य है पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करना, यानी कि पेप्सिन एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय कर देता है, एक्टिव कर देता है। और तीसरा कार्य है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। ओके दोस्तों हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन के साथ बहुत से बैक्टीरिया आप पेट में चले जाते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, उन सभी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ओके दोस्तों, तो ये तीन कार्य आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के जरूर याद रखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, अमाशय में स्रावित श्लेष्मा का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि अमाशय को HCl के हानिकारक प्रभाव से बचाना।
ओके दोस्तों, तो दोस्तों श्लेष्मा यहाँ पे एक शब्द आया है। श्लेष्मा एक चिपचिपा और गाढ़ा यानी कि तरल पदार्थ होता है जो हमारे पेट में पाया जाता है। दोस्तों ये क्या करता है, ये पेट में एक लेयर बना देता है, जो वही लेयर हमारे पेट में HCl अम्ल के प्रभाव से बचाती है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CO2 भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि जठर ग्रंथियां आमाशय यानी कि पेट में उपस्थित होती हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस प्रकार क्रिया करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन का पाचन करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा कि ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष मनुष्य के हृदय में होते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2-3 शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। कक्ष की जगह पे वो आपको चैम्बर भी लिख के दे सकता है। ओके दोस्तों, चैम्बर लिख सकता है या फिर कोष्ठक लिख सकता है, कोष्ठक। ओके दोस्तों, तो चाहे कोष्ठक लिखे, चाहे चैम्बर लिखे और चाहे कक्ष लिखे, तीनों का एक ही मतलब है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि रक्त का थक्का बनाना। दोस्तों प्लेटलेट्स को हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु। इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर में क्या होता है, तो रक्त का थक्का बनाना। ओके दोस्तों, यानी कि जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लटिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, वृक्कों का कार्य है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि उत्सर्जन करना। दोस्तों वृक्क का मतलब किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो उत्सर्जन करना। जितने भी हानिकारक या विषैले पदार्थ बनते हैं उनको किडनी क्या करती है, मूत्र के मार्ग से शरीर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, डायलिसिस क्रिया का उपयोग किस अंग के खराब हो जाने पर किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि वृक्क यानी कि किडनी के खराब होने पर डायलिसिस क्रिया की जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा, यदि किसी मरीज की किडनी काम नहीं करती है तो अस्पतालों में डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कृत्रिम किडनी लगा करके उसके ब्लड को फिल्टर करके फिर उसके शरीर में चढ़ाया जाता है। ओके दोस्तों, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, ATP का पूर्ण नाम क्या है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ATP का पूर्ण रूप होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, कूपिका पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कूपिका को दोस्तों हम लोग वायु कोष्ठिका भी बोलते हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं, तो फेफड़ों में पाई जाती हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि 2 ATP अणुओं का लाभ होता है। ओके दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किया जाता है।
इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है मूत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि वृक्क, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं किडनी। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो किडनी यानी कि वृक्क में होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 है हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हरित लवक की स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 है हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि श्वसन क्रिया में हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे शरीर में WBC का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, WBC का मुख्य कार्य हमारे शरीर में होता है शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम किसका होता है? WBC का होता है। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आया है WBC, इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 है पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है, यह क्रिया होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यह क्रिया दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 है यकृत कौन सा रस स्रावित करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि पित्त रस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस, को यकृत स्रावित करता है। दोस्तों जमा कहाँ पे होता है पित्त रस? तो पित्ताशय में जमा होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 है लसिका में नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि लसिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RBC कहते हैं। दोस्तों क्या क्या पाया जाता है लसिका में? तो लिम्फोसाइट्स पाया जाता है, श्वेत रक्ताणु पाए जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 है जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि कौन कौन से हैं जल में घुलनशील विटामिन? तो विटामिन बी, C, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। जब भी दोस्तों यहाँ पे वसा शब्द जोड़ दिया जाए तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चार दोस्तों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, और जल में घुलनशील होते हैं कौन कौन से? विटामिन बी और सी। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है RBC का निर्माण कहाँ होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि अस्थिमज्जा में होता है। दोस्तों अस्थिमज्जा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं दोस्तों? बोन मैरो। यहाँ पे दोस्तों एक शब्द आया है RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। तो यहाँ से दोस्तों 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है। दूसरा बनेगा कि RBC की मृत्यु यानी कि इसकी डेथ या विनाश कहाँ पे होता है, तो प्लीहा में होता है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे होता है? प्लीहा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों?
स्प्लीन बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन बनेगा तीसरा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, यानी कि 120 दिन बाद इनकी डेथ यानी कि मृत्यु हो जाती है। तो ये फिर से आरबीसी 120 दिन बाद नई बनती हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 है, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि महाधमनी शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। ओके दोस्तों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एओर्टा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि वो कौन सी शिरा है, उसको बोलते हैं फुफ्फुसी शिरा। क्या बोलेंगे, फुफ्फुसी शिरा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग दोस्तों पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स का काम क्या होता है, शुद्ध रक्त को प्रवाहित करना। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी यकृत करता है। दोस्तों यकृत को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। तो अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, तो हमारा लीवर यानी कि यकृत बदलता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 है, रक्त के कितने समूह होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 4 समूह होते हैं, जिसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे दोस्तों कौन कौन से 4 होते हैं देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो ये 4 ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, वोमेन संपुट भाग है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि वृक्क नलिका का ये भाग होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि वोमेन संपुट किसका भाग है, तो वृक्क नलिका का भाग है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों एंजाइम मनुष्य की लार में पाए जाते हैं। दोस्तों लार को इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि कहाँ से निकलती है, तो जल से निकलती है। दोस्तों जब जल के अणु छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो वहीं से ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, यानी कि रंध्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा, के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ओके दोस्तों, जैसे आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को छोड़ देते हैं। तो इन दोनों को गैसों का आदान प्रदान किसके जरिए होता है, रंध्र यानी कि स्टोमेटा के जरिए होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 है, शुद्ध रक्त फेफड़ों से कहाँ आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि बाएं आलिंद में आता है। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। शुद्ध रक्त फेफड़ों से कहाँ आता है, तो बाएं आलिंद में आता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि वह प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों हमारे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण वो करेंगे तो ऑक्सीजन गैस वो छोड़ते हैं, CO2 वो ले लेते हैं, तो हमारे एनवायरनमेंट में यानी कि वातावरण में वायु प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कहाँ पे संपन्न होती है,
तो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जिसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन फिर से रिवाइज करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पे। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि लाइपेज जो एंजाइम होता है वो वसा यानी कि फैट का पाचन करता है। ओके दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने जय प्रक्रम टॉपिक के सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।